अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में जलसा कर रही है और ये जो जलसा है वो उनकी तहरीक का हिस्सा है। उनका ये कहना है कि जो साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान है उनकी रिहाई के लिए वो एक तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन ये जो जलसा है वो पेशावर में हो रहा है और इस जलसे के हवाले से भी इब्तदाई किस्म के इतलात है। कुछ वहाँ पर कारकुनान ने भी शिकायत की है, लेकिन वैसे तो मजमूई एक मरतबा फिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का रास्ता ही अपना रही है। दरमियान में बहुत ऑप्शंस की बातें होती रही और ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जो कानूनी के साथ साथ जो सियासी मामलात हैं वो भी मुश्किल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऐसे बयानात सामने आते रहे हैं जिनसे ये महसूस होता रहा है और ये तासुर गया है कि पार्टी के अंदर या तो खींचातानी चल रही है या फिर इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कानूनी चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान को रिलीफ की बहुत उम्मीद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन वो रिलीफ अभी तक जो है वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। GHQ हमला केस में जो है वो अदालत ने इमरान खान के वकला की जानिब से जो इल्तवा की नई दरखास्त थी वो दरखास्त भी जो है वो खारिज कर दी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट इस्लामाबाद ने सेनेटर आजम सवाती की जानिब से जो दायर करदा बरियत की दरखास्त है उसको भी खारिज करते हुए उन पर हसास इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस में फर्द जुर्म आयद कर दी है। इससे पहले भी जो मरकजी रहनुमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको 9 मई के मुकदमात में 10-10 बरस की कैद हुई, नाअहलियाँ हुई, असम्बलियों से उनकी नशिस्तें जो है वो चली गई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। तहरीक इंसाफ ने उसके बाद जो पार्लियामान के अंदर कमेटियाँ थी उनसे बाहर आने का फैसला कर लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार हुकूमती मुज़ाकरात की जो पेशकश है उस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार करती आई है कि इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। तहरीक इंसाफ के अंदर इस हवाले से भी 2 कैंप मौजूद रहे हैं। एक वो कैंप है जो मुज़ाकरात का हामी है, वो कहता है कि बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि या तो मुज़ाकरात जो है वो ताकतवर हलकों के साथ किए जाए या फिर इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। PTI की जानिब से ये भी दावा किया गया था कि उन्हें डील की पेशकश हुई है और इमरान खान का जो एक्स पर अकाउंट है उस पर दावा किया गया कि उन्हें बार बार डील की ऑफर की गई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। इस पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपना रद्दमल दिया और उन्होंने कहा कि बानी PTI कोई एक नाम बता दें जो उनके पास डील की ऑफर लेकर गया हो। अब ये तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े जो मामलात हैं पार्टी को आगे देखना है कि किस तरह से जो है वो सियासत को लेकर चलना है, पार्लियामान के अंदर सियासत करनी है या पार्लियामान के बाहर सियासत करनी है। पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल इस वक्त इमरान खान के कानूनी मामलात के हवाले से है और जो कानूनी मामलात है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो रिलीफ जिसकी तवक्को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी और वो रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि बानी PTI तो ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं और वो ये कई दफ़ा जो है वो ये कह चुके हैं अपनी बहन अलीमा खान के ज़रिए कि जो फैसले हैं वो लिखे हुए हैं और उनको मालूम है कि उनके खिलाफ फैसले क्या आने। अब ये जो कानूनी चैलेंजेस हैं ये सिर्फ इमरान खान के नहीं हैं, ये उनके अलावा जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके भी जो कानूनी चैलेंजेस हैं या कानूनी मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। सजाओं के हवाले से पहले एक इम्कान था कि शायद उन्हें अदालत से रिलीफ मिल सकता है, स्टे मिल सकता है, ख़ास तौर पर जिस तरह से जो बड़े रहनुमा हैं जो पार्लियामान के अंदर मौजूद थे जिनकी पार्लियामान की नशिस्तें चली गई, लेकिन ऐसा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। जो सेनेटर थे वो अपने नशिस्तों से गए, उनकी जगह सेनेट के ज़िमनी इंतखाब हो गए, वहां पर जो है वो सीट्स फिल हो चुकी हैं। उसके अलावा जो बाकी जो जहां पर उन्हें वो कानूनी रिलीफ चाहते थे वो भी अभी उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो है वो नहीं मिल रहा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं बड़ी जमात है पार्लियामान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, इन तमाम तर इश्यूज़ के बावजूद पार्टी को ये देखना है कि पार्टी ने आगे अपनी सियासत का रुख जो है वो क्या रखना है। क्या पार्टी जो है वो एहतजाज का रास्ता ही अपनाएगी या फिर पार्टी जो है वो इंतज़ार करो या देखो कि पॉलिसी पर जो है वो अमल पैरा होगी। अब तहरीक इंसाफ जो है वो इस हवाले से क्या
नुक्ता नजर रखती है, पार्टी के अंदर क्या सोच पाई जाती है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल खेला जा रहा है। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत फाइनल में आमने सामने होंगे। 1984 से अब तक एशिया कप के 16 एडिशन खेले जा चुके हैं और कभी भी पाकिस्तान और भारत एक साथ फाइनल में नहीं पहुंचे। रवा एशिया कप में दोनों टीमें जो है वो 2 बार आमने सामने आई हैं और दोनों ही बार इंडिया जो है वो उसको फतह मिली है इस टूर्नामेंट में। लेकिन क्रिकेट तो होती रही, साथ साथ कई तनाज़ात सामने आए हैं। भारतीय टीम ने एशिया कप के 2 मुकाबलों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया। दोनों टीमों के दरमियान जो टेंशन है वो बरकरार रही। रोजनामा जंग के मुताबिक दोनों मुल्कों की जो टीमें हैं उनके दरमियान तनाव की वजह से ही फाइनल से पहले दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ जो एक रवायती फोटोशूट होता है वो भी नहीं हो रहा। मुंतजमी ने इस बात की तस्दीक की है कि आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, ताहम कल यानी इतवार को फाइनल से पहले इससे मुतालिक हतमी फैसला होगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मुतनाज़ गुफ्तगू करने पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को कसूरवार करार देकर जुर्माना आयद कर दिया था, जबकि आईसीसी ने भारतीय शिकायत पर पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर भी जुर्माना आयद किया और साहबजादा फरहान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान आगा का कहना है कि हम जानते हैं कि हमने फाइनल में क्या करना है और हम तैयार हैं, जबकि पाकिस्तानी हेड कोच ने भी कहा है कि दबाव वाले मैचेस में जज्बा आना फितरी बात है, मगर हमें अपनी तवानाई जो है वो खेल पर मरकूज रखनी होगी। अब एक तरफ ये भारतीय हठधर्मी है जिसकी वजह से फाइनल जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो टेंशन जैसी सूरत हाल में ही खेला जाएगा। और कल क्या हो सकता है, एक तो ऑन द फील्ड जो है वो क्या हो सकता है और ऑफ द फील्ड क्या हो सकता है, ये दोनों मामलात हैं जिन पर जो है वो नजर रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान फाइनल में भारत को इस मरतबा शिकस्त दे सकेगा या नहीं। इस हवाले से प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेट आमिर सोहेल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आमिर भाई 2 मैच हुए, दोनों हमने हारे, क्या डिफरेंट करना होगा पाकिस्तान को कल के मैच के लिए? देखिए फाइनल जो है वो हमेशा डिफरेंट बॉल गेम होती है और हमने ये देखा कि जो टीमें जो है बहुत कई दफ़ा देखा कि बहुत अच्छा करती आ रही है राउंड मैचेस में या नॉकआउट मैचेस में, वो फाइनल में आकर थोड़ा सा फंस जाती हैं। सो ये ऐसा फॉर्मेट है T20, ये बड़ा कट थ्रोट है और ये बड़ा अनफॉरगिविंग है। एक छोटी सी मिस्टेक जो है उसके बाद आपको सारा मैच चेज करना पड़ता है। तो आई थिंक इसमें 50-50 चांस है और जो टीम मेरे ख्याल में कम गलतियां करेगी उसके जीतने के चांसेस होंगे। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ये 2 जो मैचेस खेले हैं, पहला तो मैच बिल्कुल वन साइडेड हुआ, दूसरे मैच में पाकिस्तान एक बहुत जबरदस्त पोजीशन में आया था और तीसरी जो पाकिस्तान के हक में चीज जा रही है, पिचेस जो है वो बहुत इंप्रूव हो गई हैं। अगर आप राउंड मैचेस को देखें तो पिचेस थोड़ी सी टैकी थी, यहाँ पे बैटिंग इतनी ज्यादा आसान नहीं थी। उसके बाद जब ये सुपर 4 के मैचेस स्टार्ट हुए तो ये पिचेस ने पीक करना शुरू कर दिया। पिछले मैच में आपने देखा 200 रन्स बने हैं। अभी तो ये मेन विकेट के ऊपर मैच करेंगे तो मैं समझता हूं वो और ज्यादा बेहतर होगी। तो पाकिस्तान के बैट्समैन के अगर दिमाग में थोड़ा सा भी जो झोल है या प्रेशर है उसको उनको जो है एक्सक्यूज मी रेड करना है, क्योंकि ये पिच जो है इनके लिए माफिक होगी और जाके दलेरी के साथ बैटिंग करे और सेंसिबल तरीके से बैटिंग करे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन टॉप ऑर्डर ने भी रन्स किए, ओपनर्स ने अच्छे पार्टनरशिप्स दी, नीचे से आके बड़े इंपॉर्टेंट रन्स हो रहे हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो तगड़ी जा रही है। सो मैं ये कहूंगा कि अगर ओपनर्स जो है वो उनको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो वो कोशिश ये करें कि गेम को डीप लेके जाए। ये कोशिश ना करें कि 10 ओवरों में ही हम लोगों ने 200 कर लेना है। आराम से गेम को डीप लेके जाए और एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जहां पे आप पार स्कोर से 15 या 20 रन ज्यादा कर जाएंगे। अच्छा, लेकिन इसमें जो ओवरऑल टीम
ये मोमेंटम बनाने की कोशिश करी है कि जिस तरह से हम खेलते थे बहुत ज़्यादा कॉशियस अप्रोच के साथ, हम उस तरह से नहीं खेलेंगे, बल्कि हम थोड़ी वो कहते हैं ना दलेराना क्रिकेट जो है वो खेलेंगे। डू यू थिंक कि यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना सिर्फ फाइनल के लिए बल्कि आगे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माइंडसेट भी जो है वो बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि टीम चाहे वो पहले खेल रही हो या रन चेज कर रही हो तो किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरती है। देखिए, बात सिंपल सी ये है कि अगर आपकी पहले बैटिंग आती है तो आपने एक प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ नहीं जाना कि हाँ श्रीलंका के खिलाफ इंडिया ने 200 रन किए तो हम कितना करेंगे तो ये सेफ होगा। आपने थोड़ी सी इंश्योरेंस भी लेनी होती है कि अगर थोड़ी सी ऑड्स पड़े, गेम ग्रिप नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमारे पास 10-15 रन एक्स्ट्रा होने चाहिए। सो आई थिंक कि इनको मेजर्ड अप्रोच के साथ खेलना चाहिए। देखें, अग्रेशन विदाउट कंट्रोल इज ऑलवेज डेंजरस। सो आपने अग्रेशन दिखाना है बट उसके साथ साथ कंट्रोल भी आपने दिखाना है। सो आपने एक प्रोसेस के साथ, अगर पहले बैटिंग आती है तो आपने प्रोसेस के साथ जो है वो 5-5 ओवर के वक्फे के साथ आपने अपनी जो है वो जो प्लानिंग है उसको इंप्रोवाइज करते जाना है। सो अगर आप इंटेलिजेंटली खेलेंगे आपके पास चांस होंगे टू पुट डिसेंट रन्स ऑन द बोर्ड। और जब सेकंड इनिंग्स आएगी तो आपको पता है अच्छा। पिच किस तरह बिहेव कर रही है और हमने जो भी टारगेट है उसको किस तरह अचीव करना है। अच्छा, और आपको लगता है ये जो ऑफ द फील्ड इस वक्त एक टेंशन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो टीमों के दरमियान, इसका असर कल के फाइनल पर भी पड़ेगा और फाइनल में खिलाड़ी जिस तरह से खेलेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि इंडिया अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा है ये चीजें करके, और मैं बड़ा खुश हूं कि पाकिस्तान के कप्तान जो है वो ग्रेस दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो जो भी आईसीसी के वो रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जाएंगे और उसके साथ साथ एमसीसी का जो स्पिरिट वाला सारा चक्कर है उसको हम लोग अपहोल्ड करेंगे। सो ये बड़ी खुशहाल बात है और हमें जो है इन चीजों के ऊपर सोचना नहीं है। हमारे सामने टारगेट ये होना चाहिए कि हमने जाके अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और जब आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो एवरीथिंग विल फॉलो और ये सारी चीजें सबसाइड होंगी। जो वो कर रहे हैं प्रेशर वो अपने ऊपर ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा, और आपको लगता है कि जो बॉलिंग लाइनअप है हमारी उसको कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है? क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि वो एक एरिया है जो इंडिया के खिलाफ हमेशा अगर क्लिक कर जाए तो मैच हमारी हक में बन जाता है और अगर ना करे तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखिए, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर वन चेंज। वो आपने देखना है कि कौन सी हम लोग चेंज करेंगे जिससे टीम अपलिफ्ट होगी और ऑपोजिशन को जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। आई थिंक हमने अभी तक जो देखा कि स्पिनर्स के ऊपर बड़ी रिलायंस थी हमारी पावर प्लेस में, लेकिन लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पेसेस को यूज किया तो उसका हमें रिवॉर्ड मिला। सो अगर इंडिया के बैट्समैन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, व्हाई नॉट थिंक ऑफ इंक्लूडिंग अनदर फास्ट बॉलर। ये फूड फॉर थॉट है, लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान टीम का जो थिंक टैंक है वो बिल्कुल सही वाला जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ उतरेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट आपने लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन आपको लगता है कोई करनी चाहिए? इस वक्त कोई एक्सपेरिमेंटेशन का मार्जिन है? नहीं, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। आप जो है जो पिच डिमांड कर रही है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपने पिच को देखना है और ऑपोजिशन को देखना है। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये पिच डिमांड कर रही है एक आधी चेंज की, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन होलसेल चेंजेस, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। अच्छा, अभी तक जो पिचेस आपने देखी हैं, टॉस आपको लगता है, टॉस जारी बात है इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन चेज करना पाकिस्तान के लिए बेहतर है या थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी रही है, या फिर पहले खेलना एक ऐसे प्रेशर मैच में पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? मैं समझता हूं कि टॉस को इतनी ज्यादा इतने बड़े मैच में अहमियत नहीं देनी चाहिए। आपको प्रिपेयर होना चाहिए एज ए यूनिट कि अगर हमारी पहले बैटिंग आती है तो क्या करना है, सेकंड बैटिंग आती है तो हमें जॉब को किस तरह जो है वो अचीव करना है। सो आई थिंक अगर आप फिक्सेटेड हो गए कि नहीं टॉस जीत के हमने पहले बारी लेनी है, तो अगर वो नहीं होता तो फिर आपको मसला हो सकता है। सो आई थिंक लेट इट
लेट द टाइम डिसाइड। और पाकिस्तान के लिए जो सूटेबल चीज होगी चेजिंग, इन माय ओपिनियन, क्योंकि हमने देखा कि अच्छा। सेकेंड इनिंग्स में और गेंद गीला हो रहा है, जी बॉलर्स को मुश्किल हो रही है ग्रिप अच्छा करते हुए, और जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो यू बिकम सॉडन, आपके हाथों में भी पसीना है और प्रेशर में तो ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। सो आई थिंक उनके स्पिनर जो है उनकी थ्रेट थोड़ी सी नलिफाई हो जाएगी। आपने कल के मैच में देखा स्पिनर से उनके इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। सो सेकंड बैटिंग तो आई थिंक एडवांटेज लेके आएगी, और जो दुबई का रिकॉर्ड है वो आपको बताता है कि यहाँ पे चेज करना ज्यादा आसान है। ठीक है। और जो आपने खुद पहले इसका जिक्र किया कि लास्ट फ्यू ओवर्स जो हैं, आखिरी 5 ओवर्स अगर हम कह लें, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप पहले खेल रहे हैं या बाद में खेल रहे हैं। क्या हिकमत अमली पाकिस्तान की जो है वो आपके ख्याल में जो है वो होनी चाहिए इन आखिरी ओवर्स के हवाले से? देखिए आखिरी ओवर्स में आपके जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर आप शाहीन की बात कर लें, अगर आप नवाज की बात कर लें, अगर आप फहीम अशरफ की बात कर लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट रन्स कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और क्विक फायर ये रन्स कर रहे हैं। सो आई थिंक यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट इट। आपको सिर्फ ये करना है कि आपने जो फर्स्ट 15 ओवर्स हैं उनको कैसे खेलना है, और आखिरी ओवरों के लिए आपने कौन सी पोजीशन में आना ताकि ये बैट्समैन जाए और अपने आप को अनलीश करें। और जहां पे आप 5 ओवर्स में 40 या 50 का सोच रहे हैं, अगर 10-15 एक्स्ट्रा रन्स बन जाते हैं तो दैल बी अ ह्यूज एडवांटेज। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात थे। उम्मीद है और दुआ है पाकिस्तान टीम के लिए कि कल का मैच जो टीम है वो जीते। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई माहदे के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, और ये एक बड़ा सवाल है। इस बाहमी दिफाई माहदे के दोनों ममालिक के जो है वो दिफाई, मुआशी और समाजी ताल्लुकात पर असरात के हवाले से बहुत बात की जा रही है। माहिरीन आलमी अमूर इसे एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके असरात बहुत दूररस होंगे। गुज़िश्ता दिनों ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो बाहमी दिफाई माहदा, ये नेटो माहदे की तर्ज पर है, जिसमें दीगर अरब ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बैन अल-अक़वामी जरीदे को एक इंटरव्यू में यह कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई माहदा है दरअसल दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बाज़ाब्ता शक्ल देता है, जो इससे पहले कुछ ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस दिफाई माहदे के दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर जो है वो क्या असरात होंगे, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर जो है वो क्या असर पड़ेगा, और क्या ये जो दिफाई माहदा है ये सिर्फ दिफा की हद तक है या इसके असरात दिफा के अलावा और भी मामलात पर जो है वो हो सकते हैं। इस पर बात होगी प्रोग्राम के सेगमेंट में। सुहेल खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, और फॉर्मर व्हाइट हाउस और यूएस कैबिनेट एडवाइजर हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सुहेल खान साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप वाशिंगटन में भी मुख्तलिफ रोल्स में जो है वो सर्व कर चुके हैं, ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है ये किस तरह से दोनों मुल्कों के जो एक बायलैटरल रिलेशनशिप है उस पर, और फिर जो रीजनल डायनामिक्स हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट के, मशरिक़ वस्ता के, उन पर किस तरह से असरअंदाज होता है, कितना सिग्निफिकेंट है ये? This is a very significant development, no doubt about it. The regional agreement between Pakistan and the Saudi Arabian government is a major shift on several levels. First, as we know, Pakistan has nuclear weapons, and Saudi Arabia has been indicating for several years that they also would like to acquire nuclear weapons, especially if Iran was getting closer to the acquisition of nuclear weapons. So now this partnership allows the Saudi Arabian leadership to have a partnership, of course, with Pakistan, which brings them closer not only on a military level, but also within a regional context of bringing a South Asian country, Pakistan, together with a Middle Eastern country, arguably one of the more powerful Middle Eastern countries, Saudi Arabia. So this is no doubt a very significant defense agreement, but there will be several
social and economic ties that will follow from this agreement. Absolutely. राइट। कहा यह जा रहा है कि ये एक डिफेंस एग्रीमेंट है, लेकिन जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के इससे पहले ताल्लुकात रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या उनमें कुछ फर्क आएगा इस, क्योंकि पहले भी उनकी नौयत जो है वो बड़े एक ब्रदरली रिलेशनशिप रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, तो ये रिलेशनशिप जो एग्जिस्टिंग है वो इस मुआहदे से किस तरह से उस पर क्या असरात होंगे या वो कैसे बदलेगी? Absolutely. It demonstrates that there is a high level of trust. Nothing is more sensitive and personal than the defense agreement. And it also shows a shift in a much more geopolitical aspect. As you know, during the entire Cold War, Pakistan was very much aligned with the West, particularly the United States. Saudi Arabia was also aligned with the West, the United States. But in recent years, post-Cold War, India has moved closer to the United States, but that has shifted. So this will show that, again, Pakistan is now making a shift towards the West, to Western allies, including Saudi Arabia, but not exclusively with Western countries like the United States, but in fact, making a much more strategic and regional decision to partner with Saudi Arabia, which, yes, is a partner of the United States, but is its own entity, and Pakistan as its own entity and its own nation is determining their own future making this agreement. So this is very significant. ठीक है। आपके ख्याल में अमेरिका में इस मुआहदे को किस तरह से अभी तक जो है वो देखा जा रहा है? I think there's some truth to that. There's no doubt that national security experts, including in the United States, very much were keen to see that in the most recent conflict between India and Pakistan, that Pakistan, particularly the fighter jets, were very powerful and were able to demonstrate not only advanced technology but also very high level of training. And leaders in national security circles, including the United States, very much noticed that. And so again, that also is demonstrated now with this agreement between Pakistan and Saudi Arabia, that Saudi Arabia will now be able to access that technological superiority, that leadership, and that training that Pakistan has to a very high degree in its fighter pilots, which only demonstrates that fighter pilots, the infantry, and other levels of high degree of skills that the Pakistani military has now can not only be there for the defense of Pakistan, but can also be part of the defense of Saudi Arabia. So that is, again, something that is important for not only the partners in the agreement, Saudi Arabia and Pakistan, but also for regional experts who are monitoring these types of developments. Right. Absolutely. Right. और आपको लगता है कि जो इसके असरात हैं वो है तो इसको डिफेंस पे कहा जा रहा है, सिक्योरिटी मुआहदे के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन इसके असरात उसके अलावा भी होंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब की रिलेशनशिप पर? Absolutely. You know, this is just, again, while the agreement says it's only a defense agreement, as you rightly pointed out, there's no doubt that it brings the countries together. That would lead to more social and economic ties that can continue to grow and flourish between the two countries. There's no doubt that Saudi Arabia has a very large consumer sector. They traditionally have made their purchases again from the West, and have looked mainly to South Asia for labor purposes. But now there is no doubt that Pakistan can begin entering into much more significant economic ties with Saudi Arabia, and for that matter, other countries in the region, to provide more economic and business ties beyond the labor, but also when it comes to selling of goods and services. ठीक। और लास्टली आपको लगता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो इंटरेस्ट हैं, जो मफादात हैं, वो इस मुआहदे से जो लॉन्ग टर्म इसके भी असरात होंगे, या फिर आपको ये लगता है कि ये मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ही इस मुआहदे को जो है वो देखा जाना चाहिए? That's hard to say. You know, usually countries don't engage in these types of agreements unless they plan for them to be in the long term. My sense is that this would be a long-term agreement. You know, the hope is that both countries will remain secure. Both countries will not have to have and face
any major or significant defense challenges. And so my sense is that this agreement will serve in the long term, which again will not only serve the interests in a national security defense arena, but also again would help foster more positive relations when it comes to the economic relations, social relations, and much more higher degree, not only between Pakistan and Saudi Arabia, but also regionally, between the region of South Asia and the Gulf. So that shows that there will be a strengthening for both countries in the long term, provided that this agreement endures in a much more long-term manner. बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सोहेल खान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा हुआ है उसके असरात क्या होंगे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इससे पहले हम प्रोग्राम के आगाज में बात कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर में जलसे की, और साथ ही कि पार्टी के लिए जो सियासी और कानूनी चैलेंजेस हैं, पार्टी किस तरह से इनसे निकलने का जो है वो इरादा रखती है। अली मोहम्मद खान साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले रब्ता जो है वो नहीं हो रहा था। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो सबसे पहले मैं इन जलसों के हवाले से जानना चाहता हूँ, एक तो फिर केपी में ही जलसा है, ऐसा लग रहा है कि फोकस खैबर पख्तूनख्वा ही है जहां पर तहरीक इंसाफ कोई पावर शो करती है, लोग इकट्ठे होते हैं। क्या वजह है कि अभी भी काफी वक्त गुजर गया है लेकिन इससे बाहर जो है वो केपी से बाहर जलसे नहीं हो रहे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं माजूद खा हूँ कि मैं वक्त पे ज्वाइन नहीं कर सका, आज बहुत ज्यादा रश था और जितने जलसे मैंने अभी तक तहरीक इंसाफ के अटेंड किए हैं, शायद ये वाइज जलसा है जिसमें मुझे खुद 7-8 किलोमीटर एक साइड और 7-8 किलोमीटर पैदल वॉक करनी पड़ी है, बहुत गाड़ियां थी। तो कौम ने निकल के भरपूर एतमाद का इजहार किया एक बार फिर इमरान खान साहब पे, और बहुत बड़ा मैसेज जलसा था। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तानियों को बिलमो मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, यस आपकी बात सही है कि जलसे हमारे बड़े पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, लेकिन पंजाब में जिस तरह की फसाइयत है वर्कर कन्वेंशन तक को वो छोड़ते नहीं है, बल्कि सिर्फ इस जलसे के आने की जब खबर लगी है कि लाहौर, इस्लामाबाद, गुजराला, पिंडी, यहाँ से फैसलाबाद से और पंजाब शहरों से लोग आएंगे, तो वहाँ रातों को छापे पड़े हैं कि आप जाएं, मतलब आप इतना डरते हैं। मैं तो पार्टी को रेकमेंड करूंगा कि हम अगला शो अदालत के थ्रू जो है इजाजत लें मीनार पाकिस्तान की, और हम अपना शो, एक बड़ा शो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में करें। खान साहब से मेरी 10 महीने से मुलाकात इन लोगों ने बंद की है, जो अडियाला की एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन मेरी अगर खान साहब से भी मुलाकात होती है तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि पख्तूनख्वा में तो मैसिव जलसे होते हैं, लेकिन पंजाब में जब तक अदालत इजाजत नहीं देगी, हुकूमत तो किसी सूरत इजाजत नहीं देने के लिए तैयार। तो अगर हमें इजाजत मिलती है, यकीन कीजिए इससे 2 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा क्राउड हम मीनार पाकिस्तान में इकट्ठा कर सकते हैं, और दुनिया को एक बार फिर वो मैसेज देंगे कि जो इमरान खान साहब की लीडरशिप में एक बार वहां उन्होंने खुद इकट्ठा किया था, खान साहब अगर जेल में होंगे, मैं कहता हूँ 2 गुना ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन हुकूमत डरती है, पंजाब की इजाजत ही नहीं देती। अली मोहम्मद खान साहब, जो वर्कर्स और लीडरशिप और फिर लीडरशिप टू लीडरशिप भी जो दरमियान में हमने देखा, एक तासुर ये जा रहा है जैसे मिसट्रस्ट है। कुछ लोगों को लगता है कि पार्टी की जो क़यादत है वो इनइफेक्टिव है या डिलीवर नहीं कर पा रही। आपको लगता है ये जलसों से वो कवर होगा, या पार्टी जो है वो उससे बाहर निकल सकती है? निकलने का कोई रास्ता है? साहब देखें, वर्कर ने इंतजार कर लिया है तकरीबन 2-2.5 साल, तो खान साहब की हिरासत को हो गए हैं और 1.5 साल तकरीबन को आए हैं, इलेक्शन को हुए, वो वर्कर और इमरान खान साहब के इंतजार है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो वर्कर की सिचुएशन है वो तकरीरों से इमरान खान साहब की रहाई में इंटरेस्टेड है, तो उनकी का एक इम्तिहान है, उनकी भी बस हो गई है कि लीडर अंदर है, कौम की भी बस हो गई है कि तो सब इस इंतजार में कि खान साहब कब निकलेंगे। तो खान साहब की रहाई ना होना, इसमें एक गुस्सा और एक सूरत हाल है पूरी कौम में। तो वो परेशान है कि इमरान खान साहब आखिर किस तरह बाहर निकलेंगे और क्यों उनको अभी तक अंदर रखा गया है। तो इस वजह से एक पूरी कौम में इस्तराब है। और मैं समझता हूँ आज मैंने अपनी जो मुख्तसर सी स्पीच की है उसमें मैंने इस तरफ
इस नुक्ते पे रहमान साहब बात की है हाँ। कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। इस वक्त मुल्क को चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, अमन अमान के मसले मसाइल हैं, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इस वक्त मुल्क में एक क्राइसिस है लॉ एंड ऑर्डर का। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब की रहाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो निकलें और इस मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम हो। उसके बाद जिसको भी अवाम वोट करें वो इख्तियार में आए और वो हुकूमत करे। लेकिन उसका क्या तरीकाकार क्या होगा? क्या लीडरशिप आउट ऑफ ऑप्शंस है इस वक्त इमरान खान की रिहाई के मामले को लेकर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई अल्टीमेटली होगी जो पावर कॉरिडोर हैं उनके साथ बात करके। लेकिन किसी भी सूरत इंशाल्लाह इमरान खान साहब ने ना करेंगे तो बगैर डील बात नहीं करते उस है आपको हम सब देखते हैं बड़ी मुश्किल से हुई। और अभी केसेस आपके सामने हैं कि केस की जो सारी वकील ठीक है, ठीक है, समझने ज्यादा की तरह है। तो ऐसी स्थिति में तब ये रहा है कि केसेस हैं। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, मेरा ख्याल है कुछ आपके सिग्नल्स का फिर से इशू है, बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का अली मोहम्मद खान जो है वो बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।